हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज़ के बारे में जो कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो जो कि अभी अभी एनिमे देखना स्टार्ट करे हो भैया इस वाले एनिमेस को जरूर चेकआउट कर लेना। बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डीमन स्लेयर। ये कहानी तांजीरो की है। दरअसल तांजीरो के फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद से ही पूरी घर का फैमिली का बोझ इसके ऊपर में आ जाता है। ये अपने कुछ सामान को बेचने के लिए अपने घर से नीचे की ओर जाता है ताकि वो कुछ टाइम बाद शहर पहुंचकर उनको बेच सके। जब ये शहर से वापस आ रहा होता है तब बहुत रात हो जाती है और उस रात में ये वहीं पर एक स्ट्रेंजर के घर पे रुक जाता है। वो स्ट्रेंजर उसको बताता है डीमंस के बारे में जो कि रात में घूमते हैं और लोगों को खा जाते हैं। नेक्स्ट डे जब तांजीरो उसके घर पहुंचता है तो उसको बहुत ही हॉरिफाइंग सीन दिखता है उसकी पूरी फैमिली का, जहां पर उसकी फैमिली में हर कोई मर चुका है, सिर्फ उसकी बहन ही जिंदा बची है, लेकिन वो भी अब एक डीमन बन चुकी है। अब ये स्टोरी में ये बताते हैं कि कैसे तांजीरो अपनी इस बहन को डीमन से फिर से इंसान बनाएगा और वहीं पे एक डीमन कॉर्प नाम की एक चीज़ होती है जो कि डीमंस को हंट करती है और तांजीरो उसमें जाकर के शामिल हो जाता है और कैसे वो इन डीमंस को हंट करता है। दरअसल इस पूरी की पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। नंबर 9 काउबॉय बीबॉप्स। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये कहानी सेट है 2071 में, जहां पर इंसानों ने हर प्लैनेट को और यहाँ तक कि हर सोलर सिस्टम को भी कॉलोनाइज कर लिया है, यहाँ तक कि मून से लेकर के मार्स तक। यहाँ पर एक पुलिस है जो कि अटेम्प्ट करती है कि भैया इस पूरी की पूरी गैलेक्सी में वो लोग पीस को बना कर रखे, लेकिन वहीं पे कुछ और लोग रहते हैं जिनको कि काउबॉयज कहा जाता है। दरअसल ये स्पेशली बाउंटी हंटर्स होते हैं। वहीं पे हमको एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है मिलो। दरअसल ये स्पेशली इंजीनियर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है और उसके साथ में यही नहीं और भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक बहुत ही अनकैनी कैरेक्टर, साथ साथ में कंप्यूटर किड जिसको कंप्यूटर का बहुत बड़ा कीड़ा है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जिनके पास्ट की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको पूरी सीरीज़ में बताई जाती है। इनके पास पूरी तरीके से एक मिस्ट्री रखा जाता है और इवन ये लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं ये भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस्ट्री मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और लिटरली इसका एनिमेशन चाहे तुम कुछ भी बोल लो अच्छा है। मैं जानता हूँ इसका एनिमेशन आपको दिखने में पुराना दिख सकता है, लेकिन अगर आप 1080 क्वालिटी में इसको देखोगे सो यू आर गोइंग टू फील लाइक कि भैया आजकल के एनिमेशन भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 8 जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन की स्टोरी यूजी इतादोरी पे बेस्ड है। यूजी इतादोरी एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट रहता है उसकी कॉलेज लाइफ में और साथ साथ में वो एक क्लब का मेंबर रहता है। ये क्लब दरअसल मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करती है, वो भी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। और यहीं पर इस क्लब के कुछ मेंबर्स को एक फिंगर मिलती है और ये फिंगर किसी और की नहीं दरअसल किंग ऑफ कर्सेस की होती है जिसका नाम होता है सुगुना। अब इस फिंगर की वजह से कई सारे डीमन और कर्सेस इस फिंगर्स के पीछे पड़ जाते हैं और स्कूल के उन लड़कों पे और लड़कियों पे अटैक कर देते हैं। वहीं पे हमको और भी कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि इन कर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उस फिंगर को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे यूजी इतादोरी आ जाता है अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए एंड साथ ही साथ में वो उस कर्स फिंगर को खा लेता है। उसी के बाद से सुकुना उसकी बॉडी को पॉजेस कर लेता है और उसके बाद ही यूजी इतादोरी एक सॉर्सरर स्कूल में चला जाता है ताकि वो कर्सेस को और अच्छे समझ सके, हो सके तो सुकुना को भी मार सके। अब ये जो मिस्ट्री है ये तो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि वन ऑफ द की पॉइंट है इस एनिमे में जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। नंबर 7 फुल मेटल अल्केमिस्ट। इस एनिमे में बताया गया है कि अगर तुम एक अल्केमिस्ट हो और तुम किसी चीज़ को कुछ करना चाहते हो तो अल्केमी एक इक्वल एक्सचेंज के रूल पर काम करती है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुमको उतनी ही वैल्यू का कुछ एक्सचेंज करना होगा वो दूसरी चीज़ पाने के लिए। और ये चीज़ दो एल्रिक ब्रदर्स को तब पता चलती है जब वो लोग अपने बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे करके खो देते हैं। जहाँ पे एडवर्ड जो होता है वो अपने लेफ्ट लेग को खो देता है, लेकिन उसके भाई को बचाने के लिए जिसकी पूरी की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई है वो अपने लेफ्ट आर्म को भी सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उसकी बची हुई सोल को ही वो बचा पाए। उसके बाद उसकी वो सोल को एक मेटालिक आर्मर में डाल देता है ताकि वो स्टिल कॉन्शियस तो रहे। और उसके बाद से इन दोनों भाइयों की एक बहुत ही अनकैनी और बहुत ही ओपी जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे ये लोग एक फुल मेटल अल्केमिस्ट बन जाते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लोग वापस उन बॉडी पार्ट्स को फिर से पा सकते हैं। और यही पूरी स्टोरी रहती है जहाँ पे हमको एक और स्पेशल चीज़ के बारे में पता चलता है जो कि इस एनिमे का एक सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होता है तो एक बार एनिमे को चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 6 अटैक ऑन टाइटन। बहुत समय पहले टाइटन्स ने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू करा और इस अटैक में
लगभग सारी की सारी ह्यूमन की प्रजाति खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ जो लोग बचे थे उन्होंने अपने आसपास बड़ी बड़ी वॉल्स को क्रिएट करा ताकि वो इन टाइटन से बच सके। 100 साल तक ये सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी वहाँ पे कॉलोसल टाइटन आ जाता है जो कि इस वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद से बहुत सारे टाइटन्स एक सिटी में घुस जाते हैं जो कि इनका इकलौता होम टाउन है। उसके बाद से ही हमको हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम होता है एरन येगर, जिसकी मदर को ये टाइटन्स उठा करके खा जाते हैं। उसके बाद से डिसाइड करता है कि हर एक टाइटन को इस दुनिया से विलुप्त कर देगा। एंड इसके बाद से ये मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है ताकि इन वॉल्स के बाहर निकल करके वो टाइटन्स को मार सके। और यहीं से एक बहुत ही ओपी स्टोरी स्टार्ट होती है। और यकीन मानो सीज़न 4 में सब कुछ ऐसा चेंज होगा कि आप लोग भूल भी जाओगे कि सीज़न 1 में क्या हुआ था। नंबर 5, नारुतो। देखो, मुझे नहीं लगता इस एनिमे की मेरे को जरा सा भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, बट स्टिल ये वीडियो तो बनाना है तो मैं दे ही देता हूँ। नारुतो जो कि एक बहुत ही नॉर्मल लड़का होता है, नॉट सो नॉर्मल लड़का, जब वो पैदा होने वाला होता है उससे पहले एक नाइन टेल फॉक्स नाम का जीव इनके विलेज पे अटैक कर देता है, जिस विलेज का नाम होता है हिडन लीफ विलेज। और उसके फादर जो कि वहाँ का हुकागे होता है, वो इस विलेज को बचाने के लिए इस नाइन टेल फॉक्स को अपने ही बेटे के अंदर, जिसका नाम होता है नारुतो, सील कर देता है। और जब ये सील कर देता है उसके बाद से नारुतो की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कोई भी लोग इसके आसपास भी नहीं जाना पसंद करते क्योंकि वो फोर्थ हुकागे की डेथ का इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगाते हैं। नारुतो के मदर फादर सभी लोग मर जाते हैं, उसका कोई भी रिलेटिव इस वर्ल्ड में नहीं बचता है। नारुतो को इस समय ऐसा ही लग रहा होता है और यहीं से एक बहुत ही एपिक स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे नारुतो डिसाइड करता है कि वो खुद भी एक हुकागे बनेगा। अब यहाँ पर तुम नारुतो को तो छोड़ो, यहाँ पे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी खुद की पर्सनल स्टोरी है जो कि नारुतो से कहीं ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि तुम इताची उचिहा को ही ले लो, जिसकी स्टोरी इतनी एपिक है कि भाई पूछो ही मत। और फिर यहाँ पे कई सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मादारा उचिहा एंड साथ ही साथ में ओबीतो। आई नो ओबीतो की स्टोरी को तुम लोग थोड़ा सा अनकैनी कह सकते हो, बट रिमेंबर कि सिर्फ इसने एक लड़की के लिए पूरी की पूरी वॉर को ही स्टार्ट कर दिया था। सो आई होप तुम लोग इस नारुतो सीरीज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करोगे। नंबर 4, डेथ नोट। दरअसल सिनेगामीज जो होते हैं वो किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं। ये गॉड ऑफ डेथ होते हैं जिनके पास पावर होती है किसी को भी मार देने की, बस उनको उसका नाम और उनकी शकल पता होनी चाहिए। वहीं पर एक सिनेगामी जो अपनी इस लाइफ से बोर हो चुका है, वो अपनी एक आर्टिफैक्ट को अर्थ पे छोड़ देता है जिसका नाम होता है डेथ नोट। उसके अंदर किसी का भी नाम लिखो और वो व्यक्ति अंडर 30 सेकेंड्स मर जाता है। ये डेथ नोट एक लड़की को मिलती है जिसका नाम होता है लाइट यागामी। लाइट यागामी ऑलरेडी बहुत स्मार्ट व्यक्ति होता है। वो इस चीज़ को टेस्ट करता है कि कहीं ये डेथ नोट क्या सच में किसी को मार सकती है। और जब इसके बारे में इसको पता चलता है कि ये नोट सच में काम करता है, सो वो डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड को एक बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड बना देगा। सारे के सारे क्रिमिनल्स को वो इस वर्ल्ड से ही हटा देगा। और ये स्टोरी इसी के ऊपर चलती है कि कैसे लाइट यागामी क्रिमिनल्स को हटाते हटाते खुद एक क्रिमिनल बन जाता है और उसके पीछे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है। जहाँ पे एक और कैरेक्टर रहता है जिसका सिंपली नेम रहता है एल, जो कि इसके पीछे पड़ जाता है ये पता करने के लिए कि कौन है ये व्यक्ति जो किसी को भी कहीं से भी मार रहा है। और ये स्टोरी वाकई में इतनी एपिक है, मैंने जो ओवरव्यू दिया है ना, ये कुछ भी नहीं है इसकी मेन स्टोरी के सामने। नंबर 3, जोजो बिजार एडवेंचर। 1868 के समय में बारियो ब्रांडो एक इंग्लिश नोबलमैन को सेव करता है। तभी उसको वहाँ पर एक मास्क मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है। वो मास्क किसी को भी बहुत ही अनकैनी पावर दे सकता है और ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। दरअसल जोजो बिजार एडवेंचर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम नहीं कहोगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो इस जोजो बिजार एडवेंचर को ज़रूर चेकआउट कर लेना। जोजो बिजार एडवेंचर में स्टैंड्स नाम का एक स्पेशल टाइप का पावर होता है। जोजो बिजार एडवेंचर की स्टोरी जोजो के आसपास घूमती है। दरअसल ये एक्सपीडिशंस और एडवेंचर पे जाता है जहाँ पर कभी ईवल डीओ से लड़ रहा है तो कभी किसी सिनिस्टर पिलर से। सो देखो, इसके अंदर तुमको इतने सारे एडवेंचर और इतने सारे थ्रिलिंग आर्क्स मिलेंगे जो कि तुम बोलोगे भाई एक नंबर बात है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना इस चीज़ को। नंबर 2, स्टाइन्स गेट। ये एनिमे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे तुम टाइम ट्रैवल नहीं कहोगे। दरअसल यहाँ का जो मेन कैरेक्टर रहता है वो और उसका ग्रुप मिल करके एक स्पेशल डिवाइस को क्रिएट करते हैं जो कि एक्सीडेंटली क्रिएट हो जाता है, जो कि फ्यूचर में मैसेजेस को सेंड कर सकता है। और इसके बाद से समझ लो कि ये लोग एक बटरफ्लाई इफेक्ट को क्रिएट कर देते हैं जो कि
ऐसा होता है कि पूरी की पूरी सीरीज ही अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है। अब क्योंकि ये टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है तो ऊपर से पहले ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ ज़्यादा जानना हो तो तुम एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हो। लेकिन इतना समझ लो कि भैया इसकी स्टोरी इतनी एपिक है कि अगर मैंने यहाँ कुछ भी रिवील करा तो एक तरीके से मैं तुमको स्पॉइल कर रहा होगा। सो अगर तुमको टाइम ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी देखना है तो भैया सबसे पहले इसको जाकर के चेकआउट करो। नंबर 1, ब्लीच। ब्लीच का नया सीजन 2022 में आने वाला है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ब्लीच ओल्ड वाले की बात कर रहा हूँ जो कि बिग 3 के अंदर आता है। यहाँ पर इचिगो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। जब उसकी फैमिली को एक हॉलो अटैक कर देता है और उसको करप्ट स्पिरिट्स के बारे में पता चलता है जो कि ह्यूमन सोल्स को डिवावर कर लेते हैं, तब वो एक सोल रीपर से मिलता है जो कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए इंजर्ड हो जाता है। तभी वो सोल रीपर इचिगो को अपनी पावर देने के लिए ऑफर करता है और इचिगो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि हॉलो और सिर्फ सोल्स ही इस ह्यूमन वर्ल्ड के लिए एकमात्र खतरा नहीं है, और भी सारे खतरे हैं जिसको कि इचिगो धीरे धीरे करके फेस ऑफ करता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है कि यूँ समझ लो कि उनका माइंड इतना शार्प होता है कि वो सब कुछ फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तुम एक ब्लीच फैन हो तो शायद तुम समझ सकते हो कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। सो अगर तुमने ब्लीच नहीं देखा है सो गेट द फक आउट ऑफ हियर एंड वॉच ब्लीच। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।